है। अच्छा प्रोफेसर, आपने बात की भूपेंद्र हुड्डा की जी, तो अब जब भूपेंद्र हुड्डा की बात होगी तो कुमारी शैलजा का नाम भी आएगा। बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए। आना चाहिए। अब इस दौरान में, क्योंकि इलेक्शन के दौर में राजनीति बहुत चरम पे है और कुमारी शैलजा का बिल्कुल एकदम शांत रहना, शांत रहने के बाद इस तरह की मीडिया में चर्चा होना कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, उसके बाद अचानक उनका एकदम बाहर आना और बाहर आके बोलना कि मेरा तो अंतिम संस्कार भी जो होगा वो तिरंगे में ही होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि मैं लास्ट मरते दम तक कांग्रेस में ही रहूंगी। जी, उन्होंने उदाहरण दिया है कि मेरे पिता भी लास्ट तक कांग्रेस में रहे और मैं भी रहूंगी। और निश्चित तौर पे जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी, वो शैलजा जी को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। और बहुत कम लोगों को मालूम है कि सोनिया जी को जब हिंदी में उनको भाषण सीखने थे तो वो उसमें शैलजा जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसीलिए सोनिया जी शैलजा जी को अपनी बेटी की तरह मानती हैं और उनके पारिवारिक रिश्ते। और अब बात आ गई जो इस तरह की चुप्पी पे या फिर शैलजा जी के योगदान को कम कर आंकना का, तो इसमें हमारी जो नेशनल मीडिया है उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा अहम रोल है। नेशनल मीडिया जानबूझ के शैलजा जी के मामले को उछाल रही, जबकि बहुत कम लोगों को मालूम है कि शैलजा जी ने पिछले 2 साल में पूरे हरियाणा के कई सारी रैलियां करी हैं, रोड शो करे हैं। और शैलजा जी जो है वो ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों से मिल रही हैं। अब चूंकि बीजेपी ने इतना ज्यादा उसका प्रोपेगेंडा बना दिया है तो आज उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे भी ऑफिशियली बताया है कि कल उनके कहां कहां रोड शो होने, कहां कहां प्रोग्राम होने, कहां कहां जनसभाएं होनी। क्योंकि बीजेपी के पास इस समय कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास। तो वो यही दिखा रहा है कि शैलजा जी को पीछे कर दिया, कांग्रेस जो है वो आरक्षण खत्म कर देगी। आप ये बताओ, कोई व्यक्ति लोकसभा चुनाव आरक्षण और संविधान के मुद्दे पे लड़ा, कोई पार्टी, तो वो पार्टी आरक्षण कैसे खत्म कर देगी? ये तो मतलब एक तरीके से बेवकूफी भरी बात हुई ना। हम जब आरक्षण के मुद्दे को लेके ही सरकार को घेर रहे हैं तो हम कैसे उसे खत्म कर सकते हैं? हम जब माइनॉरिटी को खत्म करने के लिए पहले सत्ता में आना पड़ेगा और माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए ही हम बात कर रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, जैनी हो, पारसी हो, ईसाई हो, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम सवाल कर रहे हैं। और बीजेपी कह रहे हैं कि साहब सिखों पे जो है कांग्रेस हमलावर है। आप पंजाब में देख लो ना, पंजाब में लोकसभा में 7 सीटें क्यों मिली? अगर हमारा उनके प्रति नेगेटिव रोल होता, और जो किसान आंदोलन हुआ है तो वो किसान आंदोलन भी पंजाब से शुरू हुआ था, उस समय हमारी सरकार थी। हम तो हर वर्ग को, हर जाति को, हर समुदाय को और हर तबके को साथ लेके चलते हैं। और हमारा ये मानना है, जो मुख्य बात है वो ये है कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए और संविधान मजबूत होना चाहिए। और संविधान कब मजबूत होगा? कि जब अंतिम पायदान पे बैठा व्यक्ति है उसके अधिकार की बात होगी। उसे क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, बुजुर्गों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, दवाई चाहिए, बुजुर्गों को दवाई चाहिए, किसानों को कमाई चाहिए। बिल्कुल। तो वो सब हम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर, आप हरियाणा के चुनाव में भी आप काफी गए हैं जी, और वहाँ बहुत लंबे क्षेत्र में आप घूमे हैं, क्या माहौल लगा वहाँ का? माहौल देखो, जो हम लोगों की पहले बात हुई थी, लगभग स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट है। हरियाणा में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और लगभग हरियाणा में 1/3 युवक बेरोजगार है। बहुत बड़ी संख्या में युवक बेरोजगार है। अग्निवीर वाला मुद्दा भी बहुत तगड़ा है। और जो वहां पे प्राइवेट कंपनी, प्रोफेसर वहां पे हम भी गए थे जी, तो हमने वहां पर जो लोगों से बात करी, जवानों से बात करी, बुजुर्गों से बात करी, महिलाओं से बात करी, तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का था। बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का और अग्निवीर। अग्निवीर को लेके आप अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो शायद हो सकता है कि इस तरीके का वाकया आपके सामने पेश ना आए, लोग इस तरीके की चर्चा ना करें, लेकिन हरियाणा के अंदर तो बहुत ही भावुकता से और बड़े खुले मन से, और एक सवाल है, उनका सवाल है सरकार से कि जी अग्निवीर हमें चाहिए ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं चाहिए। भाई, इस सरकार की खूबसूरती देखो, किसानों को किसानों के कानून नहीं चाहिए थे, दे दिए। मुसलमानों को CAA NRC नहीं चाहिए थी, दे दी। युवाओं को अग्निवीर नहीं चाहिए था, जबरदस्ती दे दिया। जिसे जो चाहिए वो नहीं देंगे। हमें रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं देंगे।
हमारे महिलाओं को, बहन बेटियों को सुरक्षा चाहिए वो नहीं देंगे, जो नहीं चाहिए वही पकड़ा देते हैं। और हरियाणा का जो युवा है और जो हरियाणा की जनता है वो बिल्कुल बोल्ड है, जो दिल में है वही बाहर है। तो सारी चीजें वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ रखते हैं। यूपी में आपने देखा होगा बीजेपी कितना गच्चा खाई, यूपी की जनता ने बाहर नहीं आने दी चीजें, और एकदम बिल्कुल उनको गुलाटी मार के जो मतलब दिखा कह दी। सकते हैं लपेटना जिसे कहते हैं कि हाँ। उत्तर प्रदेश ने लपेट दिया। और हरियाणा के लोग हैं खुले स्वभाव के, खुले, सीधा वो लठ जो भी है वो बिल्कुल बोल के करेंगे, बिल्कुल जो भी सीधा करेंगे। लठ मारते हैं खुल के। तो आप अंदाजा लगा लो कि हरियाणा में एक पॉइंट और रह गया था, जो प्राइवेट कंपनीज है, क्योंकि एनसीआर के आसपास का ज्यादातर जो इलाका है, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे आपका रेवाड़ी हो, गुड़गांव हो, सोनीपत, पानीपत, हिसार, ये सारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है या प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी को बीजेपी सरकार ने मोनोपोली दे दी है। वो 12 घंटे की नौकरी करवा रहे हैं, वो जो वेतन मिलना चाहिए वो वेतन नहीं दे रहे हैं, उतनी छुट्टियां नहीं दे रहे हैं, और नौकरी की सुनिश्चित ही नहीं कर रहे हैं। तो इससे और खासा युवक नाराज है कि सरकारी नौकरी आप दे नहीं रहे हो, प्राइवेट में मालिकों की मोनोपोली चल रही है, वो ठेका सिस्टम चल रहा है प्राइवेट में। तो इससे भी वहां का युवा नाराज है। और हमारे मैनिफेस्टो में है कि जो प्राइवेट कर्मी काम करेगा तो उसको जो मिनिमम वेज मिलना चाहिए मनरेगा के तहत, उससे ज्यादा मिलेगा, उनकी नौकरी की सुनिश्चिति होगी, उनको पीएफ मिलेगा, उनका ईएसआई होगा जो कर्मचारियों का होता है, तो वो सारी सुविधाएं हम दिलवाएंगे। अच्छा प्रोफेसर, हम जब यहाँ धारूहेड़ा और इस क्षेत्र में, रेवाड़ी क्षेत्र में गए थे, तो वहां पर एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, और इंडस्ट्री है तो वहां का जो कचरा है, वहां का जो पानी है, दूषित पानी है, वो बहुत बढ़िया पॉइंट। वो कम से कम 60 से 70 गांव ऐसे हैं उस क्षेत्र में कि जहां पे लोग गंदे पानी से, दूषित पानी से परेशान है, बीमार है, और बीमारी का वो क्षेत्र पूरा एक घर बन गया है। और वहां लोगों का सबसे बड़ा सवाल है दूषित पानी का, क्योंकि उसका कोई इंतजाम ही नहीं है, वो पानी भरा हुआ है और लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान, बहुत बीमारियां हो रही हैं। और इसके लिए हरियाणा सरकार ने 10 साल में कोई नीति नहीं बनाई। जो दूषित जल आ रहा है उसको प्यूरिफाई करने के लिए कुछ सिस्टम बनाना चाहिए था। जब आप सरकार आम जनता से इतना टैक्स लेती है तो मिनिमम जो पानी जैसी जो चीज है तो उसके लिए तो कुछ काम करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फेल्योर है, और इससे वहां की लाखों जनता प्रभावित है। कम से कम जो है, मैं अंदाजा लगा रहा हूं साहब, 7 से 8 विधानसभाएं प्रभावित है इस दूषित जल की समस्या से, क्योंकि गुड़गांव में टोटल 10 विधानसभाएं हैं। और जो लोग प्रभावित हैं, और वो लोग ज्यादातर, आप मजे की बात देखना, बीजेपी का ही मूल वोटर है। हरियाणा में जो गुड़गांव के आसपास का क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, वहां पिछले 10 साल से वो लोग बीजेपी को ही वोट करते आए हैं। और 10 साल उन्होंने देख लिया हिंदुत्व के नाम पर, विकास के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पे वोट कर करके। लेकिन भ्रष्टाचार तो वहां के लोग कह रहे हैं साहब बढ़ गया, कम होना तो दूर की बात है, भ्रष्टाचार तो आपने बढ़ा दिया। तो अब वहां की जनता भी कह रही कि यार ये पहले वाली सरकार ज्यादा ठीक थी, कम से कम खोखले वादे तो नहीं होते थे, जो काम होता था वो जनता की सहूलियत के लिए होता था। अब गुड़गांव किसने बसाया? हुड्डा साहब ने बसाया। गुड़गांव में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, जो वहां के लोगों को नौकरियां मुहैया कराई, वो हुड्डा साहब ने कराई। वो सारा विकास जो है आपका रुका हुआ है। हरियाणा में आप किसी भी सड़क पे चले जाओ, कोई भी ऐसा 1 किलोमीटर नहीं मिलेगा जिसमें आपको खड्डे ना मिले, क्योंकि सड़कों पे वहां काम नहीं हुआ, राज्य सरकार ने सड़कों पे कोई काम नहीं किया। और वहां का आप पेरिफेरल नेशनल हाईवे भी देखो, जो आपका गुड़गांव, रेवाड़ी गुड़गांव से फरीदाबाद को जोड़ता है, उस हाईवे पे आप चले होंगे, कहने को वो एक्सप्रेस वे है, क्या उस पे आप 60 से ज्यादा की स्पीड पे चल सकते हैं? वो काफी, जबकि वो 120 की स्पीड की उस पे लिमिट है, और 60 से ज्यादा नहीं चल सकते। तो ये विकास मॉडल भी देखो। जो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री है हमारे गडकरी जी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ऐसी रोडें बनाएंगे, वैसी रोडें बनाएंगे। जो मूल रोडें देनी चाहिए, जो आधारभूत रोडें देनी चाहिए, वो भी नहीं बना पा रहे। और टोल ऐसे ले रहे हैं भाई साहब कि जैसे किडनी निकाल लें आदमी की।
आदमी टोल से ज्यादा परेशान है। एक तो डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, ऊपर से हर किलोमीटर का आपको कम से कम 2 से 3 रुपया टोल देना वो पड़ एक रहा है। सीधा सीधा एक हिसाब है, अगर कैलकुलेशन करें आप तो जितने का डीजल गाड़ी में पड़ रहा है उससे आधे से आधे ज्यादा का टोल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप 2000 का डीजल डलवा रहे हैं तो 1000 रुपए का टोल आप पे लगने ही लगना है। और ये एक एक्स्ट्रा मार है, क्योंकि आमदनी उस अनुपात में आप नहीं बढ़ा पा रहे हो जिस हिसाब से आप खर्चे ले रहे हो या टैक्स ले रहे हो। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जो हरियाणा का चुनाव है कई मायने में आने वाले जो राजनीति है उसकी दिशा और दशा को तय करेगा। दिशा और दशा तय करेगा। प्रोफेसर रमेश यादव ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है, और आने वाले चुनाव होने के बाद, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा। बीजेपी क्या रिपीट कर पाएगी या कांग्रेस का हाथ होगा मजबूत। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। जी नमस्कार।